Welcome back, students. In the previous lecture, we have discussed what happened when the reflected lights R1 and R2 interfere with each other, and here we firstly calculated the path difference, then we adjusted the Stokes law here, and we found that the condition for the bright band and the dark band, as you can see from here, these get reversed. What you get in Young's double slit एक्सपेरिमेंट, जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स आते हैं उनके अपोजिट यहाँ पे रिजल्ट आए हुए हैं हमारे, और वो किसकी मेहरबानी है? वो है मेहरबानी स्टोक्स लॉ की, क्योंकि स्टोक्स लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्टेड लाइट में एडिशनल फेज चेंज आएगा और पाथ चेंज कितना आएगा? λ/2 का। तो अगर मैं R1 में ये एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो एकदम से रिवर्स हो जाती हैं। तो इतना हम देख चुके हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया है R1 एंड R2 को, और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्लैब के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उससे हमें 2 सेट ऑफ लाइट रेडिएशन मिलते हैं। वन इज़ R1 एंड R2 रिफ्लेक्टेड, जो डिस्कस हो चुका, और अब हमें डिस्कस करना है किसको? ट्रांसमिटेड लाइट को, यानी कि T1 एंड T2 को। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है? यहाँ पे जिस तरीके से आपने रिफ्लेक्टेड लाइट में स्टोक्स लॉ को इंसर्ट किया था, एडिशनल फेज चेंज λ/2 को इंसर्ट किया था, ट्रांसमिटेड लाइट में वैसा कोई भी काम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले प्रीवियस में देख लो, यहाँ पे हमने किसको प्रोसीड किया? वो सेम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होंगी इसके अंदर, सेम तरीके से आप ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस आपने स्लैब के अंदर फाइंड आउट किया है, तो उसको आपको म्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर वो एयर मीडियम में है तो उसको आप एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अपनी ट्रांसमिटेड लाइट हैं T1 एंड T2। ठीक है, तो आप देखिए, आपने पहले वाले केस में R1 के ऊपर परपेंडिकुलर डाला था। अब हम क्या करेंगे? अब हम T1 के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो अब T1 ने कितना पाथ कवर किया है? ये अपना B पॉइंट था, B पॉइंट के बाद, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए मान लो ये मेरा पॉइंट है G, तो BG पाथ कवर किया है T1 ने। ठीक है, ये अपना वेव फ्रंट है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा जो, और ये लाइट रेज जो होती हैं वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये एंगल हुआ अपना 90 डिग्री, ये हमारा एंगल है I। ठीक है, और ये है अपना 90 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल वैसे ही फाइंड आउट करो जैसे प्रीवियस में किया था आपने, तो ये एंगल भी अपना कितना होगा? I के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे सेम रीजन है, सेम लॉजिक है। जो T1 एंड T2 ये लाइट रेज हैं, और ये है अपना वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइट रेज के ऊपर, या यूँ कह सकते हैं लाइट रेज परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एंगल हुआ अपना 90। ठीक है, तो अब देखो, ये जो रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, जो कि आपका नॉर्मल है, रेड डॉटेड लाइन और डार्क रेड लाइन, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है। और ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, जिसको मैं वेव फ्रंट बोल रहा हूँ, ये वाली, और ये ब्लू लाइन T2 ट्रांसमिटेड,
ये एक दूसरे पे 90 डिग्री है। तो जो एंगल इस रेड डॉटेड में होगा वही एंगल इनके परपेंडिकुलर में होगा। रेड डॉटेड का परपेंडिकुलर हुआ ये वाली, ब्लू ट्रांसमिटेड T2 का परपेंडिकुलर हुआ ये ब्लैक वाला। तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा ना वो एंगल बनेगा I। ठीक, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी है, वैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे बी जी की वैल्यू बी डी की टर्म में। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इसके ऊपर। ठीक है, और क्या करना है, प्रोसीड किया था आपने नॉर्मल्स को बैकवर्ड में, तो ये वाला जो नॉर्मल है मैं इसको मान लेता हूँ, मैं ये मैंने N2 मान लिया सपोज। तो इस N2 को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर दो ऐसे करके, और ये वाली जो BC है पहले इसको किधर बढ़ाया था, C से B की साइड, अब इसको B से C की साइड बढ़ा दो आगे ऐसे करके, आगे करके बढ़ा दो। तो पिछले वाले लेक्चर में हमारे पास ये वाले ट्रायंगल और ये वाली कॉन्ग्रुजेंट आई थी। अब सेम लॉजिक सेम बातें, ये दो हमारे पास कॉन्ग्रुजेंट आ जाएंगी। और ये थिकनेस हमारी कितनी है, ये हमारी T है और कॉन्ग्रुजेंट हैं तो ये कोरस्पोंडिंग साइड होगी, इसकी वैल्यू भी T आ जाएगी। ये एंगल हमारा R है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है स्लैब के ऊपर, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा R। कुछ भी नहीं करना, सेम वैसे ही करना है जैसे आपका रिफ्लेक्टेड लाइट में हुआ, बट यहाँ पे सिर्फ एक अलग चीज़ है, T1 एंड T2 दीज आर ट्रांसमिटेड लाइट, तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ की वजह से एडिशनल फेज चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे समेट देता हूँ। हमारा जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो वही आना है यहाँ पे भी। तो ये अपना B पार्ट है, कंस्ट्रक्शन मैंने बता दी, जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो T1 T2 जब दोनों मिक्सअप होंगे इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनका पाथ डिफरेंस कितना है। तो जो नेट पाथ डिफरेंस आएगा इसमें दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू T कोस R। ठीक है, और यहाँ पे स्टोक्स लॉ का यूज करना नहीं है, तो एडिशनल पाथ जैसे आपने यहाँ पे अटैच किया हुआ है λ/2 इसके अंदर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट में हमारे पास स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा की है तो उस पोजीशन पे हमें मिलेगा जिस पोजीशन के ऊपर ये पाथ डिफरेंस हो और ये आ जाए n लैम्डा के ऊपर, तो ये बनेगा ब्राइट बैंड। और अगर ये आ जाए हमारा 2n + 1 λ/2 तो फिर अपना बनेगा डार्क बैंड। क्या आइडिया लगा यहाँ से, अब देखो इस साइड इधर हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की कंडीशंस आई हुई हैं, ये ब्राइट बैंड की है और ये डार्क बैंड की। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट की है, सॉरी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो ब्राइट बैंड की कंडीशन है और ट्रांसमिटेड लाइट की जो ब्राइट बैंड की कंडीशन है वो एक दूसरे के उल्टा हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट की जो डार्क बैंड की कंडीशन है और यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट में जो डार्क बैंड की कंडीशन है वो उल्टा हो रखी हैं। तो आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न आपको ट्रांसमिटेड लाइट में मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो आपको R1 एंड R2 में मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको लैंग्वेज में अगर लिखूं, R1 + R2 का जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो आप T1 एंड T2 में ऑब्टेन करते हो। ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जहाँ पे एक एब्सेंट है वहाँ पे दूसरा खड़ा है।
ठीक है, ये बात है इसका मीनिंग ये है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 मिनट में हम बाकी सारी चीज़ें रिमाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने क्या स्टडी किया। हमने स्टार्ट किया था स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ बताता हमें रिफ्लेक्टेड लाइट में एडिशनल फेज चेंज होता है। ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं यहाँ पे, पॉज करें और आप इसको देख लें। इंटरफेरेंस की जो मेन बातें हैं वो बता रखी हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे ग्राफिकली ग्राफ बना के बता रखा है कैसे सेम फेज में और आउट ऑफ फेज में एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होता है और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं, ब्राइट बैंड डार्क बैंड बनते हैं। पाथ डिफरेंस की कंडीशंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो अगर नहीं देखी हैं आपने या समझ में कम आई हुई हैं या आपको पहले नहीं आती तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लें। थिन फिल्म का हमारा लेक्चर था, तो इसमें हमने पाया कि जो इंसिडेंट लाइट है वो 2 सेट में डिवाइड हो जाती है। स्टोक्स लॉ आपको यूज़ करना है सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है। और ट्रांसवर्स जो भी ट्रांसमिटेड लाइट हैं उनमें स्टोक्स लॉ का कोई भी यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हुआ है ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमने R1 एंड R2 फर्स्ट सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है और कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर हमने फाइनली T1 एंड T2 को डिस्कस किया, ठीक है। और R1 एंड R2 की जो कंडीशंस आई थी ब्राइट बैंड डार्क बैंड की, उनको कंपेयर किया T1 एंड T2 में हमने जो ऑब्टेन किया उनके साथ, एंड वी फाउंड दैट दीज 2 interference patterns are complementary of each other. So class, this is the end of thin film interference by thin film. Okay, if you find the lectures informative, please share and subscribe. If you want lectures on particular topics, you can comment. Okay, you can call at 9588358978. Okay class, share and subscribe, motivate me and guide me. After this lecture, next video lecture will be on wedge shaped film. Thanks for watching the lecture and wait for the next lecture.